हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनी टाइम नर्सिंग। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका पार्ट ए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और आज हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन का पार्ट बी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना ताकि इसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आपको इजीली लर्न हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं। आपको मैं वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस अराइज ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूशन। ठीक है, कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूशन करने से अराइज हो सकती है। तो मेनली 5 कॉम्प्लिकेशंस है। फर्स्ट है ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उसमें आता है एलर्जिक रिएक्शन और हिमोलाइटिक रिएक्शन। सेकेंड है सेप्टिसीमिया। थर्ड है फ्लूइड ओवरलोड। फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और फिफ्थ है हेपेटाइटिस सी। ठीक है, तो ये 5 ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन से अराइज हो सकते हैं। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन की। ठीक है, कि पेशेंट को जैसे ही हमने ब्लड ट्रांसफ्यूट करा तो उसको ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब ऐसे क्यों हो सकता है, क्यों ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन होती है? अगर जो हमने ब्लड दिया है उसकी जो फ्रीजिंग है, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट्स जो है उसको मोर देन 21 डेज अगर वो फ्रीज रहा है तो उससे ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन अराइज हो सकती है। ठीक है, हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग फ्रीजिंग मोर देन 21 डेज अगर फ्रीज रहा है तो उस वजह से ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, या फिर वो एक्सेसिव वार्म है। ठीक है, या फिर क्या है, एक्सेसिव अगर वार्म है मींस उसका अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तब भी क्या होगा, ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन होगी। या फिर वो मिक्स हो गया है डेक्सट्रोज सॉल्यूशन से। ठीक है, मिक्सिंग विथ डेक्सट्रोज, अगर डेक्सट्रोज के सॉल्यूशन के साथ में ब्लड अगर मिक्स हो गया है तब भी क्या होगा, ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन पेशेंट के अंदर हो सकती है। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा सीवियर होती है। ठीक है, ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन क्या होती है, सीवियर होती है, तो इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्लड जो ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं उसमें 2 तरह की ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन हो सकती है। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है एलर्जिक। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है पेशेंट को। अब एलर्जिक के अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या सिम्टम होंगे एलर्जिक की वजह से। अब जैसे देखिए, नॉर्मल एलर्जी की जब हम बात करते हैं तो पेशेंट को क्या क्या हो सकता है, रैशेस, इचिंग हो रही है, रैशेस है, इचिंग है, स्वेटिंग, चिल्स, उसके बाद में घूस बम्स बोल सकते हैं हम, घूस बम्स। घूस बम्स क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है, उसका एक और टर्मिनोलॉजी है, उसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन, घूस बम्स, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, और ये सारे एलर्जिक रिएक्शन अगर पेशेंट को हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूशन से उसमें होगा। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है ध्यान रखना, ये सारे जो सिम्टम्स है ना उसको ध्यान रखना। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, देन टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, नेक्स्ट है पल्मोनरी इडीमा, पल्मोनरी इडीमा, नेक्स्ट है हेडेक, हेडेक, नेक्स्ट है वर्टाइगो, पेशेंट को क्या हो सकता है, चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। माइलेजिया, मसल्स में पेन वगैरह, माइलेजिया। ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग। अगर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन के बाद में अगर ये सारी इनमें से कोई भी सिम्टम अराइज होते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है कि पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। सेकेंड जो इसके अंदर रिएक्शन हो सकती है वो सेकेंड है हीमोलाइटिक रिएक्शन।
ठीक है। एक तो हमने कौन सी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, सेकेंड है हीमोलाइटिक, मीन्स क्या है, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर पेशेंट को क्या होगा, एक तो होगा हीमेचूरिया, ठीक है, और एक क्या होगा, पेशेंट को लोअर बैक पेन होगा, लोअर बैक पेन। और इसीलिए बोला जा रहा है ना कि ये सीवियर है, क्योंकि हीमोलाइटिक रिएक्शन अगर स्टार्ट हो गई तो क्या होगा, पेशेंट का और ज्यादा ब्लड का लॉस होने लग जाएगा। तो अब देखिए, ये तो हमें पता पड़ गया कि ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन हो रही है, बट इसके बाद में हमें करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन, यहाँ पे हम देख रहे हैं नर्सिंग इंटरवेंशन किसके, ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन के। सबसे पहले जैसे ही पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन के कोई भी सिम्टम अराइज हुए हैं, जैसे कि रैशेज, इचिंग, हिमेचुरा, कोई भी, तो सबसे पहले क्या कर देना है कि ब्लड जो है या जो ट्रांसफ्यूशन है उसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, स्टॉप कर देना है किसको, ट्रांसफ्यूशन को, इमीडिएटली, तुरंत क्या कर देना है, ट्रांसफ्यूशन को स्टॉप कर देना है। उसके बाद में क्या करना है, उसे 1.9% NS जो है वो ट्रांसफ्यूज करनी है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, डाइल्यूशन होगा, 0.9% NS का ट्रांसफ्यूशन करना है, और फिर उसके बाद में फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, अगर पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हुई है, ठीक है, अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन हुई है, जैसे कि डीजनिया वगैरह अगर पेशेंट को है, तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे भी हम ये सारी चीजें तो करेंगे, स्टॉप कर देंगे, बट उसके साथ साथ हम पेशेंट को अपर, या हम बोल सकते हैं अपर पोजीशन, या हम बोल सकते हैं अपराइट पोजीशन, अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। अब सेकेंड जो हम कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं वो कौन सी है, सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया जो है उसको बैक्टीरीमिया भी बोला जाता है, बैक्टीरीमिया। ठीक है, अब सेप्टिसीमिया से प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी सेप्टिसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जो हम ब्लड का ट्रांसफ्यूशन कर रहे हैं वो विद इन 4 आवर्स हमें कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, विद इन 4 आवर्स क्या कर देना है, कंप्लीट करना है। किसको कंप्लीट करना है, ट्रांसफ्यूशन को। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके बाद में उसमें क्या हो जाएगा, वरना बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, और उसी को अवॉइड, और उसकी वजह से क्या होगा, सेप्टिसीमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। ठीक है, अब देखिए बैक्टीरियल ग्रोथ जो है हम कैसे पता करेंगे कि वो जो ब्लड प्रोडक्ट है उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो पैकेट होगा ना उसके अंदर हमें गैस बबल अगर दिखने लगते हैं, ठीक है, क्या दिखता है, गैस बबल अगर हमें दिख रहे हैं तो उसका मतलब उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी है। ठीक है, गैस बबल क्या इंडिकेट करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और अगर पेशेंट को सेप्टिसीमिया हो गया है तो क्या करना है, उसे एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करना है, एंटीबायोटिक्स को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है फ्लूइड ओवरलोड। ठीक है, कि ज़्यादा अगर पेशेंट के अंदर ब्लड प्रोडक्ट्स वगैरह चले गए, ट्रांसफ्यूशन ज़्यादा हो गया, तो पेशेंट के अंदर फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन भी हो सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवर हाइड्रेशन भी बोलते हैं, उसको बोला जाता है ओवर हाइड्रेशन। ठीक है, अब फ्लूइड ओवरलोड के अंदर पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, वही है जो हाइपरटेंसिव के अंदर अगर हम बोल सकते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन होगा पेशेंट के अंदर। ठीक है, जुगुलर वेन का डिस्टेंशन बोल सकते हैं, या जुगुलर वेन डिस्टेंशन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो सकता है, बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स, डिज्निया की कंडीशन हो सकती है, डिज्निया, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड की वजह से, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। तो अगर पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड हो चुका है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, या क्या हमारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी,
नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? एक तो हमें क्या करना है कि ट्रांसफ्यूजन की जो फ्लो रेट है उसको हमें डिक्रीज करना है। ठीक है, क्या करना है? डिक्रीज द फ्लो रेट, कि फटाफट जा रहा है तो ओवरलोड हो गया, तो हमें क्या कर देना, फ्लो रेट को डिक्रीज करना है। और पेशेंट को अपराइट पोजीशन देनी है। ठीक है, अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करनी है। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट को डिज्निया वगैरह हो रहा है तो उससे प्रिवेंशन के लिए अपराइट पोजीशन देनी है और फिर उसके बाद में इन्फॉर्म करना है। और किसको इन्फॉर्म करना है? फिजिशियन। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो अगला कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, वो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, पेशेंट के ब्लड के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं। अब कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं? सबसे पहला, पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन हो सकती है। पेशेंट के अंदर क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। ठीक है, अगर पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया की हम बात करें तो वो क्यों हो सकता है? कि जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं ना, तो उस वजह से क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर सिट्रेट है वो सीरम के कैल्शियम के साथ में बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा कि उस वजह से जो सीरम कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम कि ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होगा कि जो सिट्रेट यूज करा जा रहा है, किसके लिए? प्रिजर्वेटिव में जो यूज करा जाता है सिट्रेट इन द ब्लड, या हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और वो किसके साथ बाइंड हो जाएगा? विद द सीरम कैल्शियम लेवल। सीरम के क्या हो जाएगा? कैल्शियम लेवल जो है उसके साथ में बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और जब वो उस कैल्शियम के साथ बाइंड हो गया तो क्या हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा किसका? सीरम कैल्शियम का। ठीक है, क्योंकि ये वाला कैल्शियम किसके साथ बाइंड हो गया? सिट्रेट के साथ में बाइंड हो गया, और उससे पेशेंट को क्या होगा? टीटेनी की कंडीशन अराइज हो सकती है। ठीक है, और टीटेनी क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया का एक सिम्टम है, और उसके अंदर कौन से साइन देखते हैं? मेनली दो साइन उसके अंदर देखे जाते हैं। एक होता है हॉस्टेक साइन, और सेकंड होता है इसके अंदर ट्रोसियस साइन। और ये दोनों साइन किसके अंदर होते हैं? टीटेनी की कंडीशन के अंदर होते हैं। और अगर हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है तो पेशेंट को क्या प्रोवाइड करा जाएगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट। प्रोवाइड कैल्शियम ग्लूकोनेट। पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट की डोज प्रोवाइड करी जाएगी। सेकेंड जो है, पेशेंट के अंदर हाइपर कैलेमिया अराइज हो सकता है। ठीक है, और ये हम किसके अंदर बात कर रहे हैं? ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात करी है उसी के अंदर सेकेंड हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपर कैलेमिया। ठीक है, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से पेशेंट के अंदर हाइपर कैलेमिया की कंडीशन भी अराइज हो सकती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी पेशेंट को ओल्ड ब्लड दिया जा रहा है, ठीक है, तो मतलब कि ओल्ड स्टोर्ड ब्लड है, मतलब पुरानी मतलब काफी टाइम से वो ब्लड को स्टोर करा गया है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो पोटेशियम है उसका लेवल क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो उसी से पेशेंट को हाइपर कैलेमिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब हाइपर कैलेमिया क्यों हो सकता है? इफ ओल्ड स्टोर्ड ब्लड इज एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, अगर पेशेंट को क्या हुआ है? पुराना ब्लड जो है स्टोर करा हुआ वो एडमिनिस्टर करा गया है, तो उस वजह से क्या हो सकता है? पेशेंट को हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और अगर हाइपरकैलेमिया की कंडीशन अराइज हो गई है तो उस टाइम पे क्या करा जाएगा? एंटीडोट प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है, अब एंटीडोट के अंदर क्या है? एंटीडोट जो है हाइपरकैलेमिया का वो दिया जाता है 50% डेक्सट्रोज प्लस कैल्शियम ग्लूकोनेट प्लस इंसुलिन।
ठीक है। हाइपरकेलेमिया का जो करेक्शन होता है उसके अंदर ये तीनों चीज मिक्स करके पेशेंट को प्रोवाइड करी जाती है। या फिर हम उसके एंटीडोट के अंदर एक एनीमा यूज होता है, ठीक है। और वो एनीमा कौन सा है? कायक्सिलेट। कायक्सिलेट एनीमा को भी यूज किया जा सकता है टू ट्रीट द हाइपरकेलेमिया, ठीक है। अगर आप हाइपरकेलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस टॉपिक को अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जो थर्ड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है वो है आयरन ओवरलोड। नेक्स्ट है आयरन ओवरलोड की कंडीशन भी पेशेंट के अंदर हो सकती है, ठीक है। अगर पेशेंट को आयरन ओवरलोड हुआ है तो उस टाइम पे पेशेंट के अंदर सिम्टम्स क्या क्या होंगे? जितने भी जीआईटी के सिम्टम्स होते हैं ना, सिम्टम्स जीआईटी के सिम्टम्स है जैसे कि एनोरेक्सिया हो गया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स जो है पेशेंट के अंदर अराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को डेस्पिरोक्सामाइन दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है? डेस्पिरोक्सामाइन, ठीक है। डेस्पिरोक्सामाइन दिया जाता है। और इस डेस्पिरोक्सामाइन से क्या होता है? जो एक्सेस आयरन होता है वो क्या होता है? थ्रू द यूरिन क्या हो जाता है? यूरिन के थ्रू लॉस हो जाता है, ठीक है। और इस टाइम पे जब ये यूरिन जो होता है वो किस तरह का होता है? रेड कलर का होगा। ध्यान रखना ये आयरन की वजह से होता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अराइज हो सकती है वो है हेपेटाइटिस सी, ठीक है। अब हेपेटाइटिस सी किसकी वजह से हो सकता है? अगर पेशेंट को इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज करा गया है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम? ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। पेशेंट को कैसा? इन्फेक्टेड ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज किया गया है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, उस वजह से पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस सी की कंडीशन हो सकती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को बार बार ट्रांसफ्यूजन करा जा रहा है तो उससे भी हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। हेपेटाइटिस सी कैन अकर ड्यू टू कॉन्करेंट, मतलब कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हेपेटाइटिस सी की कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम एक छोटी सी चीज को ध्यान रखें कि कभी कभी पेशेंट के अंदर एसिडोसिस की कंडीशन भी अराइज हो सकती है, ठीक है। और एसिडोसिस कब हो सकता है? ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट के अंदर एसिडोसिस की कंडीशन भी हो सकती है। और इसीलिए हमेशा क्या करा जाता है कि जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है ना तो हर 100 ml ब्लड के बाद में 100 ml ब्लड जैसे ही दिया उसके बाद में क्या दिया जाता है? 1 मिलीक्वेंट सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोवाइड करा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करा जाता है ताकि एसिडोसिस को क्या करा जा सके? प्रिवेंट किया जा सके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो अगर कोई पर्सन ब्लड डोनेट करना चाहता है तो उसके लिए मैंडेटरी होती है, ठीक है। सबसे पहला जो डोनर है उसको किसी भी तरह की कोई भी इंफेक्शियस डिजीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या बोल सकते हैं? वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। उसको किसी भी तरह की कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब डिजीज कौन कौन सी इन्फेक्शियस के अंदर आती है? जैसे कि मलेरिया, ठीक है। उसको उस टाइम पे मलेरिया, HIV या फिर हेपेटाइटिस, ऐसी कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है उसके जो वाइटल साइंस है किसके? डोनर के। हम यहाँ पे डोनर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं डोनर की। तो डोनर के क्या होने चाहिए? वाइटल साइंस कैसे होने चाहिए? नॉर्मल होने चाहिए बिफोर द डोनेशन, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं नॉर्मल वाइटल साइन। वाइटल साइंस कैसे होने चाहिए? नॉर्मल बिफोर द डोनेशन। डोनेशन से पहले उसके वाइटल साइंस नॉर्मल होने चाहिए,
नेक्स्ट और क्या होना चाहिए कि जो भी डोनर है उसने लास्ट 90 डेज के अंदर कोई ब्लड डोनेट नहीं करा हो, ठीक है। थर्ड के अंदर क्या आता है, शुड नॉट डोनेट, क्या नहीं डोनेट करा होना चाहिए, ब्लड, ठीक है, इन लास्ट 90 डेज, ठीक है। और डोनर की जो एज है वो किसके बीच में होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, बिटवीन 18 to 65 ईयर, ठीक है। और वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए डोनर, ऐसा नहीं है कि बहुत ही लीन थीन है और या फिर कोई डिजीज है उसको तो उस टाइम उनका हम ब्लड ले लें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन लेवल जो है उसका, किसका, डोनर का हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए, अप टू 12 ग्राम ऑफ %, ठीक है, 12 तो होना ही चाहिए हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है कि कभी भी जो ब्लड जो हम डोनेट कर रहे हैं वो कभी भी एम्प्टी स्टमक में नहीं देना चाहिए, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड should not be collected एम्प्टी स्टमक, ठीक है। कभी भी डोनर को एम्प्टी स्टमक अपना ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है कि कभी भी एम्प्टी स्टमक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी पेशेंट जो है जब भी कोई पर्सन है जो ब्लड डोनेट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि क्या करा है उसने, ब्लड डोनेट करा है, तो उसके बाद में क्या होता है कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। और जब वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो पेशेंट के अंदर मतलब जो पर्सन है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, फेंटिंग, मतलब कि उसको चक्कर आ सकते हैं, ठीक है, डिजीनेस हो सकता है आफ्टर ब्लड डोनेशन, ठीक है। और अगर वो पेशेंट जो पर्सन है वो एम्प्टी स्टमक है तो ये जो सिम्टम्स है वो और ज़्यादा वर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये और ज़्यादा क्या हो सकते हैं, वर्स हो सकते हैं, डोनर की कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है, इसीलिए कभी भी एम्प्टी स्टमक पे डोनर का ब्लड नहीं लिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है लास्ट, और क्या ध्यान रखा जाता है कि हमेशा डोनेशन के बाद में कोई स्वीट ड्रिंक प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है, या फिर देना चाहिए, क्या देना चाहिए, गिव स्वीट ड्रिंक, ठीक है। और वो स्वीट ड्रिंक क्यों प्रोवाइड करते हैं, बस वही बात हो गई कि ब्लड प्रेशर जो है उसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिकॉशंस फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूशन, कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन के टाइम पे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस को ध्यान रखना है या क्या क्या प्रिकॉशंस हमें यूज करने हैं। सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर जो होगा ट्रांसफ्यूशन के, जो ब्लड की फ्लो रेट होगी वो 50 ml तक होगी, या फिर हम बोल सकते हैं इस तरह से बोल सकते हैं, फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर जो फ्लो रेट है वो कितनी होनी चाहिए, 50 ml, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं स्लो रखनी है। बट अगर कोई कंडीशन है ट्रोमा वगैरह की कंडीशन तो उसके अंदर हम स्लो नहीं रखेंगे, ठीक है, इमरजेंसी की कंडीशन में नहीं रखेंगे, बट अगर इमरजेंसी नहीं है तो हम उसके फर्स्ट 15 मिनट्स फ्लो रेट को स्लो रखेंगे। सेकेंड जो है ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए 40 माइक्रोमीटर जो है उसके फिल्टर का यूज करेंगे फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ठीक है। और फिल्टर का यूज क्यों किया जाता है, अगर कोई क्लॉट हो रखा है या कोई बैक्टीरिया वगैरह है या ऐसे कोई विजिबल पार्टिकल वगैरह है तो वो उस फिल्टर से क्या हो जाएंगे, फिल्ट्रेट हो जाएंगे और पेशेंट की बॉडी के अंदर क्लीन ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा। नेक्स्ट है हमेशा ध्यान रखना है कि ब्लड जो है उसको स्टोर करा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ब्लड को क्या करा जाता है, स्टोर तो करा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, बट उसको एडमिनिस्टर करा जाता है रूम टेम्परेचर पे आने के बाद में, एडमिनिस्टर एट रूम टेम्परेचर, कभी भी पेशेंट को ठंडा ब्लड जो होता है वो एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कभी भी ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूशन
कि किसी पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है तो उस टाइम पे पेशेंट को कोई भी मेडिसिन या कोई और सॉल्यूशन वगैरह नहीं देना है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना कि नेवर यूज एनी सॉल्यूशन और ड्रग ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करना है? नेवर यूज सॉल्यूशन और ड्रग। ठीक है, बट हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन का यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट नॉर्मल सलाइन। ठीक है, नेक्स्ट है बीटी सेट जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, उसको चेंज कितने टाइम में करेंगे? ठीक है, तो चेंज करना है किसको? बीटी सेट जो है, जो ट्यूबिंग है, उसको करना है इन 4 to 6 आवर्स। 4 to 6 आवर्स के अंदर हमें उसको क्या कर देना है? चेंज कर देना है। नेक्स्ट है, अगर पेशेंट को रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, मीन्स बहुत फटाफट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, और वो भी कैसा ब्लड है? कोल्ड है, तो पेशेंट के अंदर कार्डियक अरिथमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। ठीक है, कौन सी हो सकती है? कार्डियक अरिथमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट है, हमेशा जो है यूज 18 गॉज कैन्युला। ठीक है, हमेशा 18 गॉज का कैन्युला या हम बोल सकते हैं नीडल, उसका यूज करना है फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, 18 गॉज जो होता है उसका कलर कौन सा होगा? ग्रीन कलर। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।